एक दृश्य दिखाना चाहूंगी। ये देखिए हमारे बिल्कुल बिल्कुल भाई है मैं आपको एक दृश्य दिखाना चाहूंगी। बीजेपी और आरएलडी, वो योगी जी को प्रधानमंत्री बना, हम तैयार हैं। क्या 3 बार यही प्रधानमंत्री बनेंगे? इनका कोई है कुछ आगे पीछे? मोदी जी तीसरी बार आए तो सिर्फ 3 महीने के अंदर योगी जी का गोरखपुर, ये कुछ 3 महीने में गोरखपुर लिखवा के ले लो। ये कुछ नहीं। बनाओ प्रधानमंत्री, हम तैयार हैं। बनाओ योगी जी को। ये आज फाइनल करो, योगी जी को बना है, हम तैयार हैं उनके साथ में। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा संभव नहीं हो सकता कि किसी भी कोई जो पार्टी है वो किसी दूसरी पार्टी को फायदा देगी, ऐसा नहीं हो सकता। वो भी राष्ट्रीय पार्टी जो 60 साल या 70 साल अपना राज कर चुकी हो, वो किसी दूसरी पार्टी को फायदा देगी, बशर्ते उसमें कुछ उसके साथ षड्यंत्र भी होता ही है। हम मीडिया वाले भी इससे अच्छे जानते हैं, क्योंकि जो उनकी मिमिक्री वगैरह जो आती हैं, जो एडिट करके बेचते हैं, उसे इस तरह दिखाने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह की वो शायद वो कुछ राजनीति में जानते ही नहीं है, जबकि 70 साल जिन्होंने राज कर लिया हो वो ऐसा नहीं है कि राजनीति में कुछ जानते नहीं हो। मैं कहना चाहूँगा पुरातत्व विभाग एक बार देखने जाए। वहाँ की हालत ऐसी है कि घासें और झाड़ इतनी बड़ी हो गई है कि 250 करोड़ इन्होंने खर्च कर दिया। एक बात जरूर है, वर्तमान जो हमारी केंद्र सरकार है वो झूठ का व्यापार करने में, झूठ की तिजारत करने में, झूठ बेचने में और झूठ की नुमाइश करने में दुनिया की नंबर 1 पार्टी है। वहाँ सिर्फ झूठ है और झूठ के अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल हमारी आबादियों को लेकर के, हमारे मुआवजे को लेकर के, हमारे बच्चों के रोजगार को लेकर के आज आ गए। वोट दे दो जी, हमें किस लिए दे दे भाई वोट? क्या कर दिया आपने हमारे लिए? वोट लेने? हाँ दे दो जी वोट, किस लिए दे दे? कौन आया? जाति के नाम पे मांग रहा, कोई बिरादर के नाम पे मांग रहा, कोई धर्म के नाम पे मांग रहा। अरे कोई काम के नाम पे मांगो ना, 5 साल का एक काम गिनवाओ ना। जेवर एयरपोर्ट इस गौतम बुद्ध नगर के किसान का विनाश आया है, कोई काम नहीं हुआ। जीरो। ये कह रहे हैं 7 चुनाव आयोग कह रहा है कि 7 चरणों में चुनाव होना है। चरण सिर्फ 2 हैं। चुनाव से पहले नेता जनता के चरणों में और चुनाव के बाद 5 साल तक जनता नेता के चरणों में। सिर्फ 2 ही चरण हैं। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा संभव नहीं हो सकता कि किसी भी कोई जो पार्टी है वो किसी दूसरी पार्टी को फायदा देगी, ऐसा नहीं हो सकता। वो भी राष्ट्रीय पार्टी जो 60 साल या 70 साल अपना राज कर चुकी हो, वो किसी दूसरी पार्टी को फायदा देगी, बशर्ते उसमें कुछ उसके साथ षड्यंत्र भी होता ही है। हम मीडिया वाले भी इससे अच्छे जानते हैं, क्योंकि जो उनकी मिमिक्री वगैरह जो आती हैं, जो एडिट करके बेचते हैं, उसे इस तरह दिखाने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह की वो शायद वो कुछ राजनीति में जानते ही नहीं है, जबकि 70 साल जिन्होंने राज कर लिया हो वो ऐसा नहीं है कि राजनीति में कुछ जानते नहीं होंगे, जानते सब कुछ होंगे, बशर्ते उनके साथ जो IT का जो खेल हो रहा है उनसे वो कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। इस सरकार में महंगाई हो, रोजगारी हो, महंगाई, रोजगारी, बेरोजगारी इतनी चरम पे है कि गौतम बुद्ध नगर की स्थिति में बता रहा हूँ आपको, पिछले 10 साल में डॉक्टर साहब ने 0 काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, व्यक्तिगत उन्होंने अपने अस्पताल बनाए हैं। 17,000 करोड़ में पूरी भारत की एयरलाइंस बेच दी मोदी ने। 17,000 करोड़ में, और 16,000 करोड़ में अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदे। 1,000 करोड़ पेट्रोल के लिए, पूरे के पूरी एयरलाइंस में 2 हवाई जहाज। ये कहाँ के लिए? ये वाकई सच है। 2017 से जब से योगी जी की सरकार आई है, हम भी 2-2, 3-3 बजे आते हैं बस में। अब कोई ऐसी गुंडागर्दी नहीं है, नहीं तो जाते थे हाईवे पे कितने कांड हो जाते थे, बच्चियों के साथ रेप होते थे माँ बाप के सामने, वो सब नहीं होते। अब बिल्कुल डर नहीं है हमें। इस जिला का जन्म जो है इसका श्रेय भी मायावती जी को जाता है। मायावती जी ने इस जिला का जो रूपरेखा है उसको बदला है। आ रहा है लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार। आखिर आप कितने तैयार हैं ये जानने के लिए हम लोग इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, क्योंकि लोकसभा चुनावों की हुंकार तो आप सुन ही रहे होंगे, साथ ही आपको आहट भी सुनाई दे रही होगी। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं आरजू दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। लोकतंत्र में सबको बोलने की आजादी है, इसलिए आप यहाँ खुलकर बोल सकते हैं, खुलकर उठा सकते हैं, अपनी आवाज बता सकते हैं हमें कि इन 5 सालों में आपके इलाके में सांसद ने क्या काम किया है और क्या खामियां रह गई हैं। इसीलिए बोलिए और खुलकर बोलिए। और इस वक्त आप देख रहे हैं बोल भारत बोल। इस वक्त हम लोग ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर मौजूद हैं, जहां पर मेरे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता, आरएलडी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, साथ ही किसान यूनियन के कुछ लोग और संविधान का चौथा स्तंभ मेरे कुछ सीनियर पत्रकार भी मेरे साथ मौजूद है। आज
की डिबेट में ये लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे। चलिए बोल भारत बोल शुरू करते हैं और सबसे पहले चलते हैं किसानों के पास। क्या समस्या आ रही है? 5 साल में क्या काम हुआ है आपके लिए? हमारे पास तो 10 साल से समस्या ही समस्या है। चलिए गिनवाइए। गौतम बुद्ध नगर में प्रधानी खत्म है। अगर गौतम बुद्ध नगर की जनता आपके चैनल के माध्यम से हमारी आवाज सुन रही है तो उन्हें वोट ही नहीं देना चाहिए। लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है हमें। हमारी पंचायत व्यवस्था खत्म करी, इन्हें फायदा उठाना है तो ये आएंगे वोट लेने के लिए। एमपी आएगा, विधायक आएगा, क्या ग्राम प्रधान नहीं होना चाहिए? हमारी पंचायत व्यवस्था खत्म कराई गई और आज तक कोई व्यवस्था लागू नहीं कराई गई। इसलिए हमें बिल्कुल भी किसी भी पार्टी पर कोई विश्वास नहीं है। हम लोकतंत्र में बिल्कुल अब आस्था नहीं रख सकते। हमारे आज की जो स्थिति है, हम पिछले 5 साल से लगातार रोड पर बैठे हैं। बताओ कौन सा इनमें से एमपी जो है वो आए हो या विपक्षी आए हो? हम तो परमानेंट बैठे हैं ना आंदोलन पे। हमारी आबादियों को लेकर के, हमारे मुआवजे को लेकर के, हमारे बच्चों के रोजगार को लेकर के आज आ गए। वोट दे दो जी हमें। किस लिए दे दे भाई वोट? क्या कर दिया आपने हमारे लिए? वोट लेने? हाँ दे दो जी वोट। किस लिए दे दे? कौन कोई आया जाति के नाम पे मांग रहा, कोई बिरादर के नाम पे मांग रहा, कोई धर्म के नाम पे मांग रहा। अरे कोई काम के नाम पे मांगो ना। 5 साल का एक काम गिनवाओ ना। बताओ क्या 5 साल में क्या काम किया आपने? आप अपनी कुर्सी को बचाने का काम करते हो, रात में कहीं और सुबह दिल्ली कर से कहीं और चले जाते हो। ये हालात है इस गौतम बुद्ध नगर के। इधर चलते हैं जरा। ऐसे वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, सच में ऐसे आ रहे हैं कि 5 साल में वो 5 काम नहीं गिनवा पाए हैं? ये बहुत ज्यादा गलत बात है कि इस तरह से भाजपा के ऊपर आरोप लगाया जाता है। 5 साल में 5 काम किया, 5 साल में 500 काम भी गिनाए जा सकते हैं। चलिए एक आधा गिनवा दो। सबसे बड़ा काम ये है कि हमारे क्षेत्र में जो जेवर रिपोर्ट आया है, जिससे हमारे क्षेत्र का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुआ है, उस बात को, काम को कोई क्यों नहीं गिन रहा है? किसानों को क्या फायदा हुआ है? जेवर एयरपोर्ट इस गौतम बुद्ध नगर के किसान का विनाश आया है। उसकी जमीन का 4 गुना होना चाहिए सर्किल रेट का, 2 गुना दिया। जमीन आ गया, ताली बज रही है। अभी किसी का घर नहीं उजड़ा ना, इनका विस्थापन नहीं हुए ना। ये अगर एक का अगर विस्थापन होगा, जो 1200 साल से इस गांव में बस रहा था, उस गांव को उजाड़ दिया। उनको झुग्गी और झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर कर दिया इन्होंने। उनके बच्चों को रोजगार नहीं दिया जा रहा और कह रहे हैं एयरपोर्ट आ गया। एयरपोर्ट से हमें क्या लेना देना? हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिलता और हमें हमारी जमीन का पैसा नहीं मिलता। इसलिए हमारे लिए कोई एयरपोर्ट नहीं। हमारे लिए एयरपोर्ट विनाश बन करके आया, ना कि विकास बन करके आया। ठीक है, ठीक है। इस बात का जवाब हमारे विधायक जी असेंबली में दे चुके हैं, जिसका पेपर वो हर समय हर जगह पे जाते हैं, ग्राम सभा के अंदर चाहे सेक्टर के अंदर वो लोगों को दे रहे हैं कि 40% युवाओं को इस बार रोजगार के लिए बात चल चुकी है। हर चीज का एक तरीका होता है, उस तरीके से चीजें चलती हैं, चाहे असेंबली हो चाहे पार्लियामेंट हो, हर चीज का एक प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है स्थापन की बात जेवर में जाके कभी गए हो? आर कॉलोनी कटी है, इस कमर्शियल में भी नहीं होगी। ऐसी कॉलोनी काट के दी है जो किसानों की जमीन गई है एयरपोर्ट में, और ऐसी कॉलोनी में रह रहे हैं। ठीक है, अनुसार और सर्कल रेट से चौगुना ही मिला है जी। ठीक है। अरे सुनिए, ये जो बोल रहे हैं ना, इन्हीं से पूछ लो कि एयरपोर्ट का जुमला बता रहे हैं। जहाँ पे एयरपोर्ट होता है 50-50 किलोमीटर का, जहाँ जेवर को नक्शे में ढूंढना पड़ता है, वहाँ 25 मिनट का रास्ता है। दिल्ली से आधा घंटे का रास्ता है। हवाई चप्पल पहनने वाले व्यक्ति हवाई जहाज, इनको सब पता हवाई जहाज आने से क्या हुआ है। 10 गुने रेट बढ़ गए जमीनों के, इनकी गिनती देश में होने लगी है। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है एयरपोर्ट, और सामने मेट्रो देखिए आप, 5 काम गिना रहे हैं। मेट्रो यहाँ चल रही है, अभी मेट्रो को जुमला बता देंगे। इनकी मानसिकता का कोई वो थोड़ी है। ये किसान का चोला पहन के, सुनिए, ये किसान का चोला पहन के राजनीति की बात करते हैं, किसान वाली बात नहीं है। इनसे पूछे जेवर का से पहले क्या रेट था और आज क्या रेट है। क्या बोल रहे हैं आप? बहुत अच्छा का काम बोलता है। माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाई थी मेट्रो, जो है खुद बोल रहे हैं पिजवान सर, जो भाई साहब कह रहे हैं कि किसानों को, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, किसान, आम किसान का क्या फायदा होगा एयरपोर्ट से, ये बता दे। अगर इनकी वहाँ पे एंट्री भी हो जाए तो हमें बता दें, एयरपोर्ट जिस दिन चालू हो जाएगा आम किसान धक्का खाएगा। अभी जो भाई साहब कहते हैं पिछले 150 दिन किसानों ने धरना दिया, दिन रात यहाँ बैठे रहे। एक भी दिन एक भाजपा का प्रत्याशी हो या भाजपा के प्रतिनिधि हो, ये कभी नहीं आए। इन लोगों ने सिर्फ एक काम किया है, यहाँ के स्थानीय सांसद ने सालों साल अपनी अस्पतालें बढ़ाई हैं, लेकिन यहाँ पे जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, एक भी अस्पताल बना दे सरकारी बनाई हो इन लोगों ने? पूछे इनसे एक बार, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाई है इन लोगों ने? किसान है आप? किसान है आप? 5 काम बता दो। मैं थोड़ी बताऊंगा 5 काम, वो बताएंगे जिन सिर्फ आपके लिए किए गए हैं। हमारा ना कोई काम नहीं हुआ। 0। ये कह रहे हैं 7 चुनाव आयोग कह रहा है कि 7 चरणों में चुनाव होना है।
चरण सिर्फ 2 हैं। चुनाव से पहले नेता जनता के चरणों में, और चुनाव के बाद 5 साल तक जनता नेता के चरणों में। सिर्फ 2 ही चरण है, कोई 7वां चरण नहीं है। मूर्ख बनाने का खेल हो रहा है, मूर्ख। हाँ, एक बात जरूर है, वर्तमान जो हमारी केंद्र सरकार है वो झूठ का व्यापार करने में, झूठ की तिजारत करने में, झूठ बेचने में और झूठ की नुमाइश करने में दुनिया की नंबर 1 पार्टी है। वहाँ सिर्फ झूठ है और झूठ के अलावा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी। सिर्फ विधायक जी जो हमारे हैं अभी तेजपाल नागर जी और महेश शर्मा जी, वो महेश शर्मा जी सांसद हैं। वो अपने इधर गुर्जर कॉलोनी, जब हम दादरी रोड से होके जाते हैं, वो परमानेंट जाते हैं, वो अपनी रोड तो बनवा नहीं पा रहे हैं। आम जनता का विकास क्या करेंगे, क्या भला करेंगे, क्या किसानों का भला करेंगे? आप इधर हल्द्वानी रोड पे चली जाइए, आप इधर नोएडा जाती होंगी, देखा होगा आपने, वहाँ पे इतने गड्ढे थे, आए दिन जाम लगता है। भंगेल में आए दिन जाम लगता है। रोडें तो इनसे बनाई नहीं जा रही हैं, क्या ही विकास करेंगे जनता का? आप बताओ। ये काम जो है अखिलेश यादव जी ने किया, सैमसंग जैसी बड़ी कंपनी देने का काम अखिलेश यादव जी ने किया। सारे काम जितने नोएडा में किए हैं अखिलेश यादव जी की सरकार में हुए हैं। बीजेपी की सरकार में एक भी काम हुआ हो बताओ? 1 मिनट रुकिए। हाँ, चश्मा उतार के जाएंगे तो दादरी रेलवे पार करने के लिए ब्रिज बना है और दादरी के लिए बाईपास भी बना, लेकिन चश्मे तो उतारने पड़ेंगे। हाँ, अखिलेश जी ने क्या शिवपाल जी के बारे में शिवपाल जी को तलाक देने का और बेदखल करने का काम किया तो अखिलेश जी ने किया और उसकी सजा भुगत रहे हैं। गायत्री प्रजापति, मोदी जी ने। बीजेपी वालों की एक समस्या है, वो काम तो बता नहीं पाते, वो सिर्फ परिवार पे या चाचा पे आ जाएंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि अखिलेश सरकार में माननीय अखिलेश जी ने यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में 100 सीटें MBBS की दी, आपने कितनी सीटें बढ़ाई? आप बताइए। आपने पीछे होइए, सवाल ले लूं मैं। 2024 का नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा ऐलान, 400 पार। कैसे पार होगा ये आंकड़ा 400 पार का? जनता पार कराएगी। जनता से आप काम तो कर नहीं पा रहे, कहाँ से 400? जनता में आप जाएंगे तब आपको पता लगेगी। रुकिए, जनता ये रही जनता, किसको वोट डालेंगे? वोट तो मेरा मतलब गोपनीय अधिकार है, जिसको मैं अभी रिवील नहीं कर सकता। क्या काम हुआ ये बताइए, बीजेपी सरकार में क्या काम हुआ? बीजेपी सरकार में मतलब एम्प्लॉयमेंट तो न्यू जनरेशन को एम्प्लॉयमेंट मिला है और रोजगार भी मिला है और ग्रोथ हो रही है एज पर जैसे न्यू डेवलपमेंट। ठीक है। पता लगेगा आपको कैसे पार होगा 400 पार का आंकड़ा? जनता ने बता दिया है। तो 400 पार का आंकड़ा पूरे 420 से भी ऊपर जाएगा। ये ऐसा आंकड़ा नहीं है, पब्लिक जनता के ऊपर है। ठीक है। देश आजाद होने के बाद पहली बार ऐसा है कि मोदी है तो मुमकिन है जीत निश्चित है। विपक्ष है ही नहीं, हमें हराएगा कौन? ये तो बताइए कौन है? हमारे काम बोल रहे हैं, आपको नहीं पता 370 धारा हटाइए। राम मंदिर का आपने सुना होगा 500 साल हो गए। सुनिए, 500 साल में राम मंदिर बना है, फिर अब ये कहेंगे उसमें गौतम बुद्ध नगर का क्या? इनको आस्था से मतलब नहीं है। गौतम बुद्ध नगर का रेल, इनको एयरपोर्ट से नहीं पता। अरनिया का पावर प्लांट बिजली का जो 15,000 करोड़ की लागत से बना, जिस जाति से पवन खटाना जी आते हैं, पुरातत्व विभाग 250 करोड़ की लागत में गलगोटिया के बराबर में जहाज 100 वर्षों का। नहीं, मैं सुनिए, यहाँ का व्यक्तिगत नहीं है, जातिगत व्यक्तिगत है। अब से पहले किसी नेता ने क्यों नहीं करा? अब से पहले अपनी जाति का नाश किया लोगों ने, क्यों नहीं बना? मैं बता रहा हूँ ना, पुरातत्व विभाग है यहाँ का, वो करा है। यहाँ की विशेष जाति का डॉक्टर महेश शर्मा के काम गिना रहा हूँ। यहाँ की विशेष जाति जो गुर्जर जाति है, उसका 1000 साल का इतिहास लिखा गया है। आने वाली पीढ़ी भी पढ़ेंगे कि हाँ, यहाँ कोई सांसद हुआ तो उसने इतिहास लिखा था। जाति की बात कर रहे थे। समाजवादी पार्टी पे लगातार आरोप लगते हैं कि जातिवाद करती है और कुछ नहीं, क्या बोलेंगे आप? समाजवादी पार्टी कभी जातिवाद नहीं करती है, भाईचारा की राजनीति करती है। जो भाई साहब आपने एक सवाल पूछा कि 400 पार क्या कैसे करोगे, कोई बताओ अपने काम बताए इन्होंने। जाति की राजनीति नहीं करती ना। MY फैक्टर क्यों है फिर आपके उसमें? MY फैक्टर कुछ नहीं है, समाजवादी। 1 मिनट सुन लीजिए, इधर डिबेट चल रही है, इधर ध्यान दीजिए। MY फैक्टर क्यों है फिर आपके उसमें? कुछ नहीं है, सिर्फ मीडिया ने रूमर बना रखा है, कहीं नहीं है। समाजवादी पार्टी जो है सर्व समाज की काम करती है, महिलाओं के सम्मान की बात करती है, छात्रों के विकास की बात करती है, छात्रों को लैपटॉप देने का काम करती है और छात्र छात्राओं के सम्मान में लैपटॉप देने का काम। ठीक है। ये जो MY फैक्टर, देखिए सीनियर पत्रकार मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। MY फैक्टर क्या है ये समाजवादी पार्टी का? ये मना कर रहे हैं कि मीडिया है, कुछ भी बात करती है।
नहीं, देखिए मीडिया पे ही आरोप लगाना कि कुछ भी बात करती, मैं ऐसा नहीं मानता। मीडिया जो जनता का जो हकीकत है, जो समाज के अंदर क्षेत्र के अंदर चल रहा है, मीडिया उसको प्रकाशित करने का काम करती है, उसको दिखाने का काम करती है। तो मेरा ऐसा मानना नहीं है कि भाई मीडिया एक तरफा दिखाती, मीडिया सभी को दिखाते हैं। हम लोग समाजवादी पार्टी को छापते हैं, कांग्रेस को भी दिखाते हैं, भाजपा को भी दिखाते हैं। जो जनता कहती है, जो जनता कहती है वो हम लोग दिखाते हैं। तो जमीन की स्थिति, जैसे अभी वो भाजपा के प्रतिनिधि बात कर रहे थे, पुरातत्व विभाग बनाया इन्होंने, पवन खटाना जी को कह रहे थे। मैं कहना चाहूँगा पुरातत्व विभाग एक बार देखने जाए। वहाँ की हालत ऐसी है कि घासें और झाड़ इतनी बड़ी हो गई है कि 250 करोड़ इन्होंने खर्च कर दिया। ये संविधान का चौथा स्तंभ है जो जमीनी हकीकत तक जानता है। बात बोलने से कुछ नहीं होगा, हकीकत सब पता है। एक हकीकत है जो कि कुछ जगह पे, कुछ अखबारों में इसे कवर भी किया गया। बाकी एक दूसरी सच्चाई ये भी, जो खटाना जी भी कह रहे थे कि एयरपोर्ट से हमारा विनाश हो रहा है। तो अगर आप दुनिया के विकसित देशों का इतिहास देखें तो जहाँ तरक्की होती है उसके साथ समानांतर विस्थापन भी होता है। तो ये सच है कि कुछ लोगों के सामने चुनौती आई है, जैसे रनहेरा गाँव का नाम लिया, वहाँ के जो नागरिक है परेशान है। लेकिन आने वाले समय में जो दुनिया विकसित देशों की जो इतिहास है वो बताती है कि जेवर एयरपोर्ट से विकास होगा और हजारों करोड़ की अर्थव्यवस्था भी खड़ी होगी, ऐसी संभावना है। तो ये भी उम्मीद है, इस महेश शर्मा का इसमें बड़ा योगदान रहा है, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ये हमारे साथ सीनियर पत्रकार कैलाश जी भी मौजूद हैं। सर, क्या है ये एमवाई फैक्टर? मना कर रहे हैं, मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, आरोप तो सभी तरह के लगते आए हैं और लगते आएंगे आगे भी चल के, लेकिन सरकार की मनोस्थिति ऐसी होनी चाहिए कि सरकार अपने स्तर पे काम करे, और काम करती आई है, पर बशर्ते वो जनता के प्रति कितने खरे उतरते हैं वो बात देखने लायक होती है। सबसे बड़ी बात है कि जनता के प्रति वो कितना काम करते हैं। अब जनता उसको काम को उसको किस हिसाब से देखती है, किस नज़रिए से देखती है, जनता के प्रति वो खरे उतर के उसको पूरा करते भी हैं या नहीं करते हैं। इसीलिए सरकार के प्रति कभी, चाहे सरकार कोई भी रही हो, किसी न किसी के आरोप लगते ही आए हैं इस तरह के। अच्छा, चलिए अगला सवाल लेते हैं, आपके पास आते हैं। 400 पार कैसे पार होंगे? 400 पार तो मुझे नहीं पता कैसे होगा, लेकिन मैं इस गौतम बुद्ध नगर की बात आपको बताता हूँ। यहाँ जितने लोग खड़े होंगे, ये सब लोग एक बात तो जानते हैं कि यहाँ पे 99% वोटर है मिडिल क्लास से, 1% वोटर है हाई क्लास का। उन 99% में भी 65% लोग फ्लैटों में रह रहे हैं। आज इस सरकार की वजह से 10 साल हो गए, हर बार चुनाव आता है जी हम आपकी रजिस्ट्री कराएंगे, हम आपकी रजिस्ट्री कराएंगे। आज बेचारे वो घर में बैठे हैं, किस्त जा रही है, कल को पता नहीं है घर से कब निकाला जाए। दूसरी चीज़, स्कूलों पे आते हैं, आप दिल्ली चले जाइए, 50 सरकारी स्कूल मिल जाएंगे आपको। आज गौतम बुद्ध नगर में आप उंगलियों पे गिन लीजिए, 1-2 स्कूल अच्छे हैं। एक मायावती जी ने बनाया था, एक मायावती जी ने बनाया था, 2 स्कूल 3 स्कूल बनाए थे। एक केंद्रीय विद्यालय है, एक नवोदय स्कूल है, जहाँ पर 22-25 लाख वोटर हैं और 2 करोड़ लोग प्रवासी यहाँ पर रह रहे हैं। 2 करोड़ लोग प्रवासी ऐसे हैं जो रोजगार की खोजने के लिए आते हैं। 30,000 उनकी तनख्वाह है, 35,000 उनका खर्चा है। इस सरकार में महंगाई हो, रोजगारी हो, महंगाई, रोजगारी, बेरोजगारी इतनी चरम पे है कि गौतम बुद्ध नगर की स्थिति में बता रहा हूँ आपको, पिछले 10 साल में डॉक्टर साहब ने 0 काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, व्यक्तिगत उन्होंने अपने अस्पताल बनाए हैं, उन्होंने अपने अस्पताल तो बढ़ाए हैं, लेकिन आम जनता के लिए आज आपका कैलाश में 20,000 का बिल आ जाए, आप डॉक्टर साहब को फ़ोन कर लो, फ़ोन नहीं उठेगा। जनता इसी क्षेत्र की है, अस्पताल इसी क्षेत्र में है। जब आज वो जनता के चरणों में वोट मांग रहे हैं, वही वोटर कल को फोन कर दे, डॉक्टर साहब हमारे बच्चे का इलाज होना, तो डॉक्टर साहब का फोन नहीं उठेगा। ये व्यक्तिगत है। ठीक है, यही डिबेट चुनाव के बाद रख लेना। यही डॉक्टर महेश शर्मा 10 लाख वोटों से जीतेंगे यहीं से, इसी गौतम बुद्ध नगर से उनका काम बोलता है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ उन्होंने विकास नहीं किया, कोई जुमला नहीं है। 10 लाख से जीतेंगे। अरनिया में पावर प्लांट बिजली का। सुनिए, कोई प्रचार नहीं चल रहा है यहाँ पर, आप एक मिनट शांत हो जाइए। वो सही है भाई, उनको तो बोलने दो ना, जैसे ही बोल रहे हैं। काम बोल रहा है, अभी डिबेट चल रही है। आप भैया बोल रहे थे अभी दिल्ली में, इन्होंने बताया 200 करोड़ के लालच में वो दोनों, मुख्यमंत्री जेल में बैठा उनका, स्कूल की बता रहे हो खाली। सुनिए, मैं आपको कि दिल्ली की बात ना ही करे तो अच्छा है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री इस वक्त जेल में। बस एक मिनट समझिए। आज सब लोग खड़े हुए हैं। 2013 में 2 नेता इस देश में बने। नरेंद्र मोदी जी गुजरात से दिल्ली आए, अरविंद केजरीवाल जो एक जनता के आंदोलन से निकले। एक मिनट, एक देश की गद्दी पे बैठा। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, मैं बात बोल रही हूँ। आप सुन लो, यही भाजपा की दिक्कत है, भाजपा की यही दिक्कत है, शोर मचाती है। सुनिए, 2 आदमी देश में निकले,
एक आदमी देश की भैया एक मिनट, एक आदमी देश की गद्दी पे बैठा, एक आदमी दिल्ली की गद्दी पे बैठा। मोदी जी जब देश की गद्दी पे बैठे थे, देश पे कर्ज था 54,000 करोड़। अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली की गद्दी पे बैठा, दिल्ली का बजट था 32,000 करोड़। एक आदमी ने 10 साल देश का कर्ज कर दिया चौगुना, 205 लाख करोड़। और एक आदमी ने दिल्ली का बजट कर दिया 70,000 करोड़। बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, सब कुछ फ्री और बजट सरप्लस में है। अब आप देख लो, दिल्ली के मुख्यमंत्री शराब घोटाले मामले में जेल में बंद हैं। आरोपी नहीं है ये तो क्या है फिर है क्या? आज 2 साल, सुनिए 2 साल हो गए, सुनिए जिस अप्रूवर समझ। मैं अपने बच्चों, एक मिनट में अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा, वो नहीं लूंगा। क्या है ये? मेरी बात सुनिए, आप ये बताइए, शराब घोटाले पे आइए, जिस अप्रूवर के नाम पे, जिस अप्रूवर के बयान पे उन्होंने अंदर किया है, 55 करोड़ रुपए भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लिया, 2 दिन में उसकी बेल की और तेलुगु देशम पार्टी से उसे टिकट दे दिया। तो हवाई जहाज खरीदना वो क्या है? 16 नहीं, वो मोदी जी खरीद रहे हैं अपने लिए। 17, सुनिए मैडम सुनिए 17,000 करोड़ में पूरी भारत की एयरलाइंस बेच दी मोदी ने, 17,000 करोड़ में। और 16,000 करोड़ में अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदे, 1,000 करोड़ पेट्रोल के लिए, पूरे के पूरी एयरलाइंस में 2 हवाई जहाज। ये कहाँ के लिए? जवाब बहन जी के पास क्या? मोदी जी की कोई फैमिली थोड़ी है जो जहाज में बैठेगा। मोदी जी के पास है क्या? उनके बीवी नहीं, बच्चे नहीं, यही तो बोल रहे, डिवोर्स दे दिया उन्होंने। अगर सुनो, डिवोर्स दे दिया, अगर महिला का सम्मान कीजिए, शांत हो जाइए, महिला का सम्मान कीजिए, शांत हो जाइए। बोल रही है वो कुछ, बोलिए। इन्होंने बोला मोदी जी ने उनको डिवोर्स दे दिया है। गौतम बुद्ध के लिए भी ये ऐसे ही बोलेंगे, वो भी तो अपनी धर्मपत्नी को सोते हुए छोड़ के चले गए थे, तो उन्होंने कौन सा अत्याचार कर दिया? ये तो देश की उसके लिए करा है उन्होंने भी। त्याग करना कोई गलत बात है? उन्होंने अपना बलिदान भी दे दिया, उनके बीवी बच्चे। देखो सुनो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिनकी माता गुजर गई और उन्होंने एक आम नागरिक की तनिया अपनी माता का दाह संस्कार किया, इससे बड़ा कौन कर देगा यार? कोई भी नहीं कर सकता। मोदी जी तो मोदी जी रहेंगे, मोदी है तो मुमकिन है, हम तो इतना बात जानते हैं। और सारी महिलाएं सुरक्षित हैं उनके देश में। 1 मिनट, मोदी जी ने भाजपा की जरा महिलाओं की समस्या सुन लेते हैं। 1 मिनट, क्या उत्तेजित हो रहे हैं? अभी बहुत समय है, बात रख लीजिएगा, 1 मिनट रुक जाइए। महिलाओं का ही सम्मान कर लीजिए। जब आप महिला पत्रकार का नहीं कर पा रहे हैं तो क्या ऐसा कहा जाता है कि जब से योगी जी आए हैं यूपी में, हम गौतम बुद्ध नगर की बात कर रहे हैं, जो गुंडागर्दी है, महिलाओं की सुरक्षा है, अब सब कुछ ठीक है? क्या वाकई सच है? ये वाकई सच है। 2017 से जब से योगी जी की सरकार आई है, हम भी 2-2, 3-3 बजे आते हैं बस में। अब कोई ऐसी गुंडागर्दी नहीं है। नहीं तो जाते थे हाईवे पे, कितने कांड हो जाते थे, बच्चियों के साथ रेप होते थे माँ बाप के सामने, वो सब नहीं होते। अब बिल्कुल डर नहीं है हमें, हम बिल्कुल डर नहीं है। योगी जी हैं तो क्या 3 महीने वो योगी जी को प्रधानमंत्री बना, हम तैयार हैं। क्या 3-3 बार यही प्रधानमंत्री बनेंगे? इनका कोई है कुछ आगे पीछे? मोदी जी तीसरी बार आए तो सिर्फ 3 महीने के अंदर योगी जी गोरखपुर, ये कुछ 3 महीने में गोरखपुर लिखवा के ले लो। ये कुछ नहीं। बनाओ प्रधानमंत्री, हम तैयार हैं। बनाओ योगी जी को। ये आज फाइनल करो कि योगी जी को बना है, हम तैयार हैं उनके साथ में। अडानी का एजेंट नहीं चाहिए, ये तो योगी जी को हम तैयार है। बनाओ। ये तो इलाज मांग रहे हो आप, योगी जी हटाएंगे। अडानी का एजेंट ये चुनाव के बाद योगी जी भी हटाएंगे। 3 महीने बड़ा राजा, थर्ड मंथ, 3 मंथ, बड़ा राजा छोटे राजा को खाएगा। बड़ी मछली छोटी, गारंटी से बड़ी मछली छोटी को खाएगी। वसुंधरा को खा गए, शिवराज चौहान को खा गए, रमन सिंह को खा गए। अरे शिवराज के कारण आई थी सरकार या मोदी जी के कारण आई थी? आप ये कहिए, शिवराज के कारण आई थी या मोदी जी के कारण आई? वसुंधरा को खा गए, योगी जी को नहीं खाने देंगे। सुन लो, योगी जी को नहीं खाने देंगे। सुन लो, कान खोल के। चलिए रुके, योगी जी खाओगे, गुजराती सबको पीस लो। 1 मिनट रुक जाइए, रुकिए 1 मिनट रुक जाइए। सवाल बदल देते हैं, आप लोग तो अलग ही लेवल। रुक जाइए, सुनिए। पहले
आरएलडी जो थी वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर बीजेपी के बारे में उल्टा सीधा बोलती थी। आज इधर आइए जरा, मैं आपको एक दृश्य दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, हमारे बिल्कुल बिल्कुल भाई है, भाई है। मैं आपको एक दृश्य दिखाना चाहूंगी, बीजेपी और आरएलडी। देखिए, श्रेष्ठ भारत चुनावों के वक्त में ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद है और लगातार हम लोगों ने गाँव का दौरा किया है। वहाँ पर हर कोई मुझसे यही बात बोल रहा है कि हम मोदी जी को वोट देंगे तो वो जयंत चौधरी के फेस पर वोट देंगे, नहीं तो मोदी जी ने कोई काम नहीं किया है। लेकिन एक सवाल आपके पास मेरा ये हो गया। दूसरा सवाल ये है, जब सपा के साथ थे बड़ी बुराइयां करते थे बीजेपी को, इतना ये बोल दिया वो बोल दिया, अब ये भाईचारा कैसे? जो आपने पहला सवाल किया है, देखिए पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो भी मुद्दे पे आप डिबेट करते हैं, जनता भी होती है, पार्टियों के लोग भी होते हैं, किसान के रूप में जो संघर्ष कर रहे हैं वो लोग भी होते हैं। बेहतर ये डिबेट अगर मुद्दों पे जाए और मुद्दों पे ही पार्टियां अपनी बात रखें तो ज्यादा अच्छा इलाके की तस्वीर बदलती है। चलिए वो भी कर लेंगे, पहले मेरा सवाल है। जिसमें आपने कहा कि जयंत चौधरी के लिए लोग ये कहते हैं कि जयंत चौधरी कहने पे हम दे रहे हैं, और जयंत चौधरी कहेंगे तो हम आरएलडी और भाजपा को वोट देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। पूरे पश्चिम नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में और देश में जयंत चौधरी जी को प्रचार के लिए वो दौड़ रहे हैं, तो उनको 2 सीट मिली हैं, 2 पे नहीं जा रहे। वो तो सारी सीटों पे राजस्थान में, हरियाणा में और दिल्ली में और इसी उत्तर प्रदेश से सब जगह जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, गठबंधन हुआ है, दोनों राष्ट्रीय दल हैं, दोनों राष्ट्र हित के सोच के वाले पार्टी हैं। हम चौधरी चरण सिंह जी के विचारधारा को लेकर चलने वाले लोग। सम्मान मिल गया इसलिए गठबंधन कर लिया। हाँ, मैं ये बात कहूँगा, इस देश में अगर कोई सच्चा किसान का सपूत रहा जिसने जीवन भर देश के किसानों के लिए संघर्ष किया हो और हर छोटे कमजोर आदमी के लिए, किसान मजदूर के लिए, दबे हुए इंसान के लिए अगर काम किया तो चरण सिंह को बड़ा नाम है और उस नाम को अगर इज्जत सम्मान मिला है, ये बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कांग्रेस में चौधरी अजीत सिंह जी समर्थन में रहे तो तब भी ये बात मांग उठी थी कि चौधरी साहब को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। वो देश की जनता के रत्न है, लेकिन भारत सरकार मोहर लगाए, नहीं हुआ। और ये काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने अगर ये मोहर लगाई है तो देश के हर किसान और कमजोर वर्ग के हक में मोहर लगी है। तो ये बड़ा काम है, नो डाउट। इसमें कोई ये कहा जाए सब इसलिए हो गया, ये बड़ी बात है कि किसानों के लिए लड़ने वाले लोग और पैदा हों और चरण सिंह जी पैदा हों, ये एक संदेश देता है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संदेश देने का काम किया कि जो किसान की, गरीब की बात करेगा हम उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और ये बड़ा मुद्दा है। आज चौधरी जयंत सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, गठबंधन में है। और मैं समझता हूँ कि देखिए, जो मुद्दे इधर से आ रहे हैं, इन मुद्दों के साथ हम विपक्ष में रहें, 15 साल लड़े हैं, उन मुद्दों को हम भूले तो है नहीं। लेकिन एक बात बताइए, सड़क पे लड़ के हम कितना हल कर पाए और सरकार में रह के कितना बेहतरीन तरीके हल कर सकते हैं, अभी अंतर देखने को मिलेगा। आप सॉल्यूशन की बात करें, बस सब सॉल्यूशन चाहते हैं। अगर हम लोग आग लगाएं, हम बात तो करें और हल ना निकले तो सबकी तपस्या बेकार है। हम ये कहते हैं, हमारे नेता जयंत सिंह जी ने ये कहा कि हम लोग जो मुद्दे लड़ते रहे, हम सरकार में हैं, उत्तर प्रदेश और देश की सरकार में शामिल हैं, तो अब हम ये दिखाएंगे कि किस तरह से परिणाम बढ़ेगा। और जो मुद्दों पे जो संघर्ष चल रहा था, किसानों का, मजदूरों का, नौजवान बेरोजगारों का, उस पर आपको उस दिशा में आगे बढ़ने का हल मिलेगा। तो उस दिशा में इसलिए एक साथ आए हैं। हाँ, बताइए। उसमें ये हुआ कि जयंत जी को मेरठ बुला लिया, मेरठ की रैली में रखा, सहारनपुर की बार बिजनौर के लिए मना कर दिया कि आप भी घर बैठो, इन्हें चाहिए कोई नहीं, यूज एंड थ्रो। दुष्यंत को करा, दुष्यंत को करा, जयंत को करा, शाम को ही और वहाँ बिहार में तो चाचा भतीजे दोनों ही कर दिए। इनके पास व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत नहीं, बिहार में चाचा भतीजे दोनों कर दिए, चिराग पासवान और वो भी। सुनो, दूसरी बात, इनके यहाँ जो जाएगा वो सही है, चाहे अजीत पवार चला जाओ, चाहे प्रफुल्ल पटेल चला जाओ, वो सही है। इनके पास जाते ही जो इनसे अलग रहेगा, उससे बड़ा दागी कोई नहीं है। जब उससे बड़ा कोई दागी नहीं है। जब मोदी जी, आप ये बताइए, किसान यूनियन में आप किस पद पर? मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। किसी पार्टी से चुनाव लड़ लीजिए। सुनिए मेरी बात, बीजेपी की ऐसे, एक मिनट मेरी बात सुनिए, बीजेपी की क्या मजबूरी थी? और इनकी ताली बजानी पड़ेगी, चुनाव लड़के फिर इनकी तरीका से गंदगी में जाना पड़ेगा और इनकी तरीका से ताली बजानी पड़ेंगी। हम वो चीज हैं कि 3 कानून वापस करा सकते हैं रोड पर बैठ करके। हम 1.5 साल से 2 साल
नोएडा, ग्रेटर नोएडा पे धरने पर बैठे डॉक्टर साहब जब हॉस्पिटल न खोल रहे, एक बार आके पूछ लेते कि भाई तुम्हारी आबादियों की बैकलिस्ट करा दूंगा। फिर अगर डॉक्टर साहब की बात उत्तर प्रदेश सरकार नहीं मानती थी, वो कहते थे मेरी बात नहीं मानी जा रही, तो आज कैसे मान लेगी? आज भी नहीं मानेगी। क्या मजबूरी थी जो ये आरएलडी के साथ गठबंधन में आए हैं? मजबूरी नहीं है, हमने कहा। अब एक मिनट, बीजेपी तो दावा कर रही थी कि 80 की 80 सीटें आएंगी, तो क्यों 2 सीटें दे दी थी? आप मेरी बात सुनिए, जो राष्ट्रवाद की बात करेगा वो बीजेपी के साथ रहेगा। राष्ट्रवादी लोग हैं, ये जो चिल्ला रहे हैं ना, सुनिए मैं इनका जवाब दे देता हूँ। ये जो मेरे भाई है ना पवन जी, इनके ये पूछ लीजिए, जब से कम यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर में, मैं तो ये तो देश की बात कर रहे हैं, गौतम बुद्ध नगर में 50 किसान संगठन बन गए हैं, इनको दिखता नहीं है। लेकिन आपकी बात करें, चिल्लाने से क्या हल निकल रहा है? धीरे धीरे बात करें। देखिए, मीडिया जो है वो संविधान का चौथा स्तंभ है और सारी जमीनी हकीकत इन लोगों को पता होती है। ग्रेटर नोएडा के सीनियर पत्रकार हैं ये लोग। डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए, निसंदेह गौतम बुद्ध नगर यूपी का 100 विंडो है। प्लीज शांति, प्लीज। गौतम बुद्ध नगर यूपी का 100 विंडो है। जिसकी भी सरकार आई, चाहे बसपा की आई या सपा की आई, उन्होंने भी डेवलपमेंट कराई। ऐसा नहीं है कि ये बिल्डिंग खड़ी है ये अकेली एक सरकार ने बना दी, उन्होंने भी डेवलपमेंट कराई। लेकिन होता क्या है, मैं जो समझता हूँ, जो भाजपा वाले हैं वो अपनी चीज़ों को इतना बड़ा चढ़ा के उसका श्रेय ले लेते हैं, और जो सपा और बसपा के कार्यकर्ताओं में मैं कमी महसूस करता हूँ, वो किसी भी योजना का उतना श्रेय नहीं ले पाते, वो अपनी बात को नहीं उठा पाते। ऐसा नहीं है कि महंगाई अब नहीं बढ़ रही, लेकिन जब कांग्रेस सरकार थी केंद्र में तो महंगाई बढ़ रही, भाजपा वाले सड़कों पर आ जाते थे, हर जगह वो महंगाई का विरोध करते थे, लेकिन अब वो नहीं दिखते। तो कहीं ना कहीं इनके संगठन की कमजोरी है। जो डेवलपमेंट हुआ है उससे समृद्धि आई है, जिला मजबूत हुआ है, विकास पहले भी हुआ था, अब भी हुआ आगे, और सरकार की मजबूरी है। अगर यहाँ पर डेवलपमेंट सरकार नहीं कराएगी तो वो उत्तर प्रदेश को कैसे एक विकसित प्रदेश के रूप में वो गिनती कराएगी? वो गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के माध्यम से पूरे देश दुनिया में अपने यूपी का वो प्रचार करती है कि यूपी हमने इतना विकास किया है। इसलिए गौतम बुद्ध नगर में डेवलपमेंट हुआ, सभी सरकारों ने किया है, बसपा सरकार ने भी किया, सपा ने किया। जो एयरपोर्ट है ये बसपा सरकार में इसका शिलान्यास हुआ था, लेकिन बीच में रुकावट रही, योगी और मोदी सरकार ने इसको बढ़ा दिया। निसंदेह ये योगी मोदी सरकार को श्रेय जाएगा। बीच की सरकार आई वो नहीं कर पाई, लेकिन डेवलपमेंट गौतम बुद्ध नगर में हुआ और इसका पूरा लाभ पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिल रहा है। यहाँ पे जितनी इंडस्ट्री लग रही, मैं किसानों की बात से सहमत नहीं हूँ। यहाँ पे अगर इंडस्ट्री आई है तो लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है, वो देश के ही लोग हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के या महाराष्ट्र के हैं। तो डेवलपमेंट से सभी को समृद्धि आई है। जो किसान पहले खेत में ट्रैक्टर चलाता था, आज उनके बच्चे अच्छे कॉलेजों में शिक्षा ग्रहण करें, आईएएस बन रहे, आईपीएस बन रहे, आज उनके घर मकान अच्छे बने हुए हैं, उनके रहन सहन का तौर तरीका बदल गया, आज वो बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। तो वो समृद्धि से ही तो आया है सब कुछ, डेवलपमेंट से ही तो आया है। डेवलपमेंट हुआ है तो वो सारी चीज़ें आई हैं, उनकी जीवन शैली बदली है, विकास के वो भी भागीदार बने हैं। और निसंदेह जब कोई डेवलपमेंट होता है किसी को नुकसान भी होता है, विस्थापन होता है, किसानों की ज़मीन गई है तो उनको दुख भी लगता है कि हमारी ज़मीनों पे बिल्डर अमीर हो गए, हमें उतना लाभ नहीं मिला। तो ये चीज़ सरकार को रखनी चाहिए और सरकार को सोचनी चाहिए कि किसानों का वो बराबर उनको हक दे। आपसे मैं सवाल लेती हूँ मायावती के ऊपर। हमेशा आरोप लगते हैं कि मायावती जो है वो बीजेपी के दबाव में है, उनके पीछे सीबीआई और ईडी लग जाएगी, अगर कुछ बोलती हैं तो सिर्फ ट्वीट करके छोड़ देती हैं। मैं इसका जवाब दूंगा, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अभी अध्यक्ष जी ने मुद्दों के बारे में बताया। दूसरा, पवन खटाना जी जो हैं किसानों की आवाज़ बहुत मजबूती से रखते हैं और लड़ाई भी मजबूती से लड़ते हैं, लेकिन एक अनुरोध होगा खटाना जी से। खटाना जी ने भी बहस की शुरुआत में कहा कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। मैं एक अनुरोध करूँगा कि आप सबसे अपील करिए, मतदान जरूर करें, आप नोटा दबा दें, आपके पास विकल्प है, जो बेहतर लगे उसको चुने, लेकिन मतदान जरूर करें। ये ग्रेटर नोएडा का प्रेस क्लब सभी से अपील करता है, जो भी आपको ना लगे तो नोटा दबा दें, मतदान जरूर करें, चुनाव का बहिष्कार करें। नोटा का विकल्प एक हमारा अनुरोध है। खटाना जी आपके पास जब बात जरूर रखें। दूसरा आपने मायावती जी के बारे में बात किया। ये सच है कि ये गौतम बुद्ध नगर जो जिला है, इस जिला का जन्म जो है इसका श्रेय भी मायावती जी को जाता है। मायावती जी ने इस जिला का जो रूपरेखा है उसको बदला है, और ये भी आज के जो बसपा के प्रत्याशी हैं वो दावा कर रहे हैं और इस बात को बोल रहे हैं कि इस जिला को अगर कोई और भी विकसित कर सकता है तो मायावती। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात है कि बसपा का कोई कार्यकर्ता सड़क पे नहीं दिखता। इस मामले में भाजपा की अच्छाई है कि हर बूथ पे इनका अध्यक्ष है, इनके हर पन्ने पे इनके पन्ना प्रमुख हैं, ये इनकी संगठनिक मजबूती है। दूसरा, सपा के प्रवक्ता जो बात रख रहे थे तो सच्चाई है। यहाँ पर ग्रेटर नोएडा और जो गौतम बुद्ध नगर है, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया 100 विंडो है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो जनसंख्या है उसके अनुपात में अस्पताल की कमी है। सरकारी विश्वविद्यालयों की बात करें बहुत ही कमी, एकमात्र गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय है जहाँ भी अगर देखें तो अगर शिक्षा देखें काफ़ी महंगा है। यानी यहाँ के जो
जो आम किसान है उनके बच्चे गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ सकता है। ये सच्चाई है कि यहाँ पे विश्वविद्यालय की कमी है। स्थानीय लोगों की रोजगार एक बड़ी समस्या है। तो ये सब चुनौतियां हैं यहाँ पर। मायावती जी के कार्यकर्ता दिखते नहीं। ये सच है कि मायावती, जो जनता ही बोल रही है वो ये है कि मायावती जी की जो चुनाव का समय आता है तो इस जिले में इनके प्रत्याशी दिख जाते हैं, बाकी उनके कार्यकर्ता जमीन पे नहीं दिखते। हकीकत है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, क्या इससे बीजेपी को फायदा हो रहा है? मैं जहां भी जाती हूं ग्राउंड जीरो पर सभी कहते हैं कि बीजेपी के प्रचार में वो लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा संभव नहीं हो सकता कि किसी भी कोई जो पार्टी है वो किसी दूसरी पार्टी को फायदा देगी, ऐसा नहीं हो सकता। वो भी राष्ट्रीय पार्टी जो 60 साल या 70 साल अपना राज कर चुकी हो, वो किसी दूसरी पार्टी को फायदा देगी, बशर्ते उसमें कुछ उसके साथ षड्यंत्र भी होता ही है। हम मीडिया वाले भी इससे अच्छे जानते हैं, क्योंकि जो उनकी मिमिक्री वगैरह जो आती हैं, जो एडिट करके बेचते हैं, उसे इस तरह दिखाने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह की वो शायद वो कुछ राजनीति में जानते ही नहीं है। जबकि 70 साल जिन्होंने राज कर लिया हो वो ऐसा नहीं है कि राजनीति में कुछ जानते नहीं होंगे, जानते सब कुछ होंगे, बशर्ते उनके साथ जो IT का जो खेल हो रहा है उनसे वो कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। हाँ, हमारा कहना इसमें सीधा सीधा ये है कि जनता अगर अपना प्रतिनिधि चुनती है तो इसलिए चुनती है कि हमारी समस्या है तो ये संसद में उठाएंगे। संसद में बैठने के लिए और ऐसो आराम चमकीली कोठियों में बैठने के लिए नहीं चुनते हम चुनते हैं इसलिए कि हमारी समस्या है। 5 साल तक नजर नहीं आना, एक भी गांव विस्थापित गांव में जाकर के इन्होंने चर्चा करी कि आपकी समस्या क्या है। हमारा 2011 से आज तक सर्किल रेट नहीं बढ़ा उन गाँवों का। 4 गुना मुआवजे की बात करते हैं, इनको ये भी पता नहीं सर्किल रेट क्या है वहाँ का। 4 गुने मुआवजे की बात करते हो आप। बात रही रोजगार की और उसकी, हम ये कहते हैं कि हमने विकास के नाम पे नोएडा से लेकर जेवर तक अपनी जमीन दे दी। आप आकलन करके दे दीजिए, जितनी भी यहाँ पर कंपनियां हैं वहाँ लोकल के नाम पर यह कह दिया जाता है 250 किलोमीटर दूर से आपको बच्चों को लिया जाएगा। हम क्या करें? हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी में नौकरी करेंगे क्या? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? अगर हमने यहाँ विकास के लिए अपनी जमीन दी है तो सबसे प्रायोरिटी पे हमारे बच्चों को रोजगार दिया जाना चाहिए। बताइए 1 मिनट। इनकी जो किसान नीति है उसका इस बात से पता चलता है कि 2013 में भट्टा पारसोल आंदोलन के बाद में एक नया भूमि अधिग्रहण कानून आया जो 125 साल पुराना कानून टूटा। उसके बाद जब मोदी जी आते के साथ 2014 में सबसे पहले 3 बार ऑर्डिनेंस लेकर के आए कि उसमें 70% किसानों की सहमति का जो प्रावधान था उसे हटाना और जो 4 गुना जो देहात में है उसको खत्म करने का। इसी से पता चलता है उनकी किसानों के प्रति। देखिए मैं आपको एक मिनट भैया, एक मिनट, मैं बहुत 30 सेकंड में बहुत समझा रहा हूँ। यहाँ पर जो अभी भैया फ्लैट बायर्स की बात कर रहे थे। फ्लैट बायर्स 2 लाख फ्लैट ऐसे हैं जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई। उनके लिए कमेटी का गठन हुआ, जो अमिताभ कांत की कमेटी का गठन हुआ। 2 लाख लोगों को रजिस्ट्री देनी थी फ्लैट बायर्स को, अभी तक 2000 भी पूरी नहीं हुई। आप समझो इलीगल कंस्ट्रक्शन, सुनिए 1 मिनट, टेक्निकल बात है, इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ, गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन, उसको खत्म करने के लिए FIR को बेचा गया। आप समझ रहे हैं? इलीगल कंस्ट्रक्शन के FIR को बेचा गया, फिर एक कमेटी बनाई, पैसा लिया गया चुनाव के लिए, फिर बोला कि हम रजिस्ट्री करेंगे, और कानूनी पचड़े ऐसे पड़े कि रजिस्ट्री वहीं की वहीं रखी है, किसी की कोई रजिस्ट्री नहीं हुई है। के लिए नहीं है। हमारी पार्टी में ना तो जातिवाद है, ना वंशवाद है, ना परिवारवाद है। हमारी पार्टी केवल ऐसी है, किसी को भी एक चाय वाला भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, एक मेहनत भी हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है। और हमारे 400 पार का जो नारा है वो 400 पार का नारा, गाजियाबाद NH24 से मेरठ जाइए, आप दिल्ली से जयपुर जाइए, आप दिल्ली से नहीं, राजनाथ भी बनेंगे, सब बन सकते हैं, हमारे यहाँ कोई बन सकता है। चुनावी प्रचार में नहीं आए आप? चुनावी प्रचार नहीं है ये। बोल भारत बोल का आज का कार्यक्रम हम लोग यही खत्म करते हैं। आप देख सकते हैं कि लोकसभा चुनावों की हुंकार जनता किस तरीके से बढ़ती आ रही है, और जितनी भी पार्टी के यहाँ पे कार्यकर्ता थे वो किस तरीके से आपस में भिड़ रहे हैं कि हम सही आप गलत, हम सही आप गलत। इस तरीके से यहाँ पर जो है वो चुनावी माहौल आप इस वक्त देख सकते हैं। ग्रेटर नोएडा के परी चौक के पास हम लोग इस वक्त मौजूद थे, और रुझान जो है वो आप देख सकते हैं कि किसकी तरफ है। नारे सुन सकते हैं, जनता के नारे सुन सकते हैं। बोल भारत बोल का आज का कार्यक्रम हम लोग यही खत्म करते हैं। आप जरूर देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। जय हिंद। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।